हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। ये वीडियो हमारी बीएड नोट्स के ऊपर है। हमारी बुक चल रही है डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और इसमें हमारा जो अभी मैंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत आज हम इसमें पढ़ेंगे, जो कि स्किनर का सिद्धांत है। और उससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बीएड में। उससे रिलेटेड आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज मैं आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में समझाऊंगी, लेकिन काफ़ी शॉर्ट नोट्स होगा। तो आप उसको लॉन्ग क्वेश्चन, जब बीएड में अगर ये क्वेश्चन आता है, वैसे तो आता ही है चाहे वो शॉर्ट में आए, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चाहे ये शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए, तो ज़्यादातर लॉन्ग में पूछ लेते हैं। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन बीएड में आता है आपके, जो आप बीएड के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसमें, और इससे रिलेटेड सीएट में सी टेट में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो ये वीडियो होने वाली है, आप बीएड के हों चाहे सी टेट की तैयारी कर रहे हों, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। और या आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं बीएड का या जो भी, उसमें सब में आपको ये जो वीडियो है वो हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो लोग भी बीएड के नोट्स उनको क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, बीएड नोट्स चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर बीएड की सीरीज चल रही है। और सोशियोलॉजी नोट, जो कि मेरे चैनल का नाम है, उस पर सोशियोलॉजी प्रॉपर नोट्स भी मिलते हैं, वो भी। और तो और भी मैं जो भी मेरी नई वीडियोस आएंगी उन सब के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और बीएड से रिलेटेड सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी, प्रॉपर एक नोट्स। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो मिलेंगी, और अगली मैं नोट्स भी देती हूँ और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज मैं आपको शॉर्ट नोट प्रॉपर प्रोवाइड करूँगी, बट एक लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है बीएड में कि स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, या ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी क्या थी, अनुकूलित अनुक्रिया से किस प्रकार भिन्न है, इस तरह का पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। तो जो मैंने हाईलाइट किया है वो ही इम्पोर्टेंट समझिए, उसमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन वीएफ स्किनर द्वारा किया गया। स्किनर व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। उन्होंने किन्होंने क्रिया प्रसूत सिद्धांत या बीएफ स्किनर ने इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। तो हमारा पढ़ते हैं स्किनर का प्रयोग उन्होंने किस पर किया था। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आप इम्पोर्टेंट उसमें लगा लीजिए। सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु स्किनर ने सफ़ेद चूहों पर प्रयोग किया। स्किनर ने एक बक्से में लीवर लगाकर उस लीवर का संबंध एक प्याली से कर दिया। इस लीवर को दबाने से खट्ट की ध्वनि के साथ ही प्याली में भोज्य पदार्थ, मतलब जो उन्होंने खाना रखा था उस कटोरे में, पदार्थ का टुकड़ा गिरता था। मतलब ऊपर उन्होंने ऐसे लगा रखा था कि उसमें से जो उन्होंने खाना उसमें अटकाया हुआ है, जैसे वो लीवर पे पैर पड़ेगा वो खाना उसके कटोरे में आके गिर जाएगा। लीवर के स्थान पर ही बक्से में प्रवेश का मार्ग भी रखा गया था। स्किनर ने लीवर के पास बने मार्ग से चूहे को उस बक्से में छोड़ दिया। प्रवेश करते समय चूहे का पैर स्वाभाविक रूप से उस लीवर पर पड़ा तथा खट्ट की ध्वनि हुई, आवाज हुई, जिससे साथ ही चूहा बक्से में प्रवेश कर गया और उसने वहां रखे हुए भोजन को खा लिया। स्किनर के द्वारा इस प्रयोग की कई बार पुनरावृत्ति, मतलब इसको बार बार दोहराया गया, तथा उन्होंने देखा कि भूख लगने पर चूहा उस लीवर को बार बार दबाना सीख गया। ये जो उन्होंने प्रयोग किया, उससे वो थॉर्नडाइक से थोड़ा सा मिलता जुलता है, बट फिर भी उन्होंने ये किया था कि उन्होंने काफ़ी बार उसको प्रयोग किया, और उन्होंने एक वैसे ही लिवर रखा और एक भोजन उसमें रखा। तो जैसे ही अचानक से उसका पैर दब गया तो उसको खाना मिल गया। तो एक दो बार जब उन्होंने रिपीट किया इसको, तो तीसरी बार में चूहे को पता लग गया कि यहाँ जाने से उसका जो खाना है वो कटोरे में आके गिरता है। तो कहीं ना कहीं उसको पता लग गया, तो वो बिना किसी गलती के, बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा जाके लीवर को प्रेस करने लग गया। तो ये था उनका उदाहरण। अब इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्किनर ने
कौन से जानवर पर प्रयोग किया था, तो आप बता सकते हैं सफ़ेद चूहों पर उन्होंने प्रयोग किया था। उन्होंने सफ़ेद चूहों को किस में रखा था, तो उन्होंने एक बक्से में रखा था जिसमें लिवर लगा हुआ था और उन्होंने भोज्य पदार्थ एक कटोरे में डाल के रखा हुआ था। उस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्होंने ये सिद्धांत इसको दोहराया था या नहीं कि दोहराया भी था। फिर हमारा आता है कि सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का क्या अर्थ है। तो प्रयोगों के परिणामों के आधार पर स्किनर ने कहा कि व्यवहार प्राणी अथवा उसके अंश की किसी संदर्भ में गति है। यह गति या तो प्राणी में स्वयं निहित होती है या किसी बाह्य उद्देश्य अथवा शक्ति के क्षेत्र से आती है। ठीक है, तो प्रयोग के परिणामों के आधार पर स्किनर इस बात को बता रहे हैं कि व्यवहार प्राणी अथवा उसके अंश की किसी संदर्भ की गति होती है, कि हमारे अंदर कोई भी गति तब आती है जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है। फिर प्राणी में स्वयं निहित होती है, बाह्य उद्देश्य या शक्ति से उसमें आती है। जैसे कि बाहर अगर हमें कोई चीज चाहिए होती है तो हम बाहर का जब हमें कोई लक्ष्य प्राप्त होता है, हम सोचते हैं कि मान लीजिए हमारा ये पेन रखा है और हमें इसे लिखना है, हमारे अंदर एक अटेंशन आई इस चीज़ की कि हमें इस पेन से लिखना है, तो हम इसको पेन को उठाएंगे और हमने देखा कि इसमें है नहीं इंक, तो हम उसमें इंक डालेंगे। तो एक लक्ष्य हमारा होना चाहिए, उसके बाद हमारे अंदर से एक अनुक्रिया होती है कि हम उस काम को करेंगे। और अगर वो काम हमें नहीं आता है लेकिन हम एक बार करें और हमसे सही हो गया, फिर हम बार बार उसको दोहराएंगे, तो हमारे अभ्यास में बार बार आने से वो हमें ठीक से प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, हम बिना किसी गलती के उसको दोबारा कर पाएंगे। अनुक्रिया के दो प्रकार होते हैं। अनुक्रिया दो प्रकार की होती है, अनुक्रियात्मक अनुक्रिया और निर्गमित अनुक्रिया। तो अनुक्रियात्मक अनुक्रिया और निर्गमित क्रिया, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्किनर के अनुक्रिया के कितने प्रकार थे, तो 2 प्रकार थे, उनके नाम भी पूछ ले जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो अनुक्रियात्मक अनुक्रिया इस प्रकार की अनुक्रिया एस प्रकार के अधिगम से संबंधित होती है। इस अनुक्रिया के अंतर्गत पुनर्वलन हेतु एक ज्ञात उद्दीपन को वांछित अनुक्रिया के साथ मतलब कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार की जो अनुक्रिया होती है वो एस प्रकार की, उसको एस नाम दिया गया है, के अधिगम से संबंधित होती है। इस अनुक्रिया के अंतर्गत पुनर्वलन हेतु एक ज्ञात उद्दीपन को वांछित अनुक्रिया के साथ संबंध कर दिया जाता है। निर्गमित अनुक्रिया, निर्गमित अनुक्रिया आर नाम से होता है, इसका आर प्रकार के अधिगम से संबंधित होती है। इस प्रकार की अनुक्रिया में प्राणी स्वयं अनुक्रिया करता है, मतलब उसको खुद करना होता है, खुद करके सीखना होता है। इस अनुक्रिया के पीछे अनेक उद्दीपन हो सकते हैं, माने कि काफी सारे सेंटिमेंटल्स हो सकते हैं। इस प्रकार की अनुक्रिया में उद्दीपन अज्ञात अवस्था में ही रहता है, मतलब उसको नहीं पता है कि उसको क्या चीजें मिलेंगी ये काम करने से, क्या मतलब उसको एक भ्रम में रखा जाता है। नेक्स्ट है पुनर्वलन का क्या मीनिंग होता है। मीनिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, तो W.L. हिल के शब्दों में पुनर्वलन अनुक्रिया का वह परिणाम है जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया के होने की संभावना में वृद्धि होती है। मतलब जब हमें किसी चीज से हमें पहले से कोई चीज पता होती है, हमने कभी पहले पढ़ी हो और वही उससे रिलेटेड कुछ हमारे आगे यानी फ्यूचर में कुछ क्वेश्चन आता है, तो अगर हम उसका आंसर देते हैं तो हम पहले वाले ज्ञान से रिलेट करके उसका आंसर देते हैं। यही हमारे लाइफ का फीलिंग अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है कि हम लाइफ में हम पहले की चीज़ों से अगर हमें कुछ सीखने को मिला है तो हम आगे उसको फॉलो करते हैं। तो पुनर्वलन के 2 प्रकार होते हैं। स्किनर के अनुसार पुनर्वलन के 2 प्रकार होते हैं रेनफोर्समेंट के, सकारात्मक पुनर्वलन यानी कि पॉजिटिविटी और नकारात्मक पुनर्वलन। तो सकारात्मक पुनर्वलन इस प्रकार का पुनर्वलन सक्रिय प्रतिक्रिया की संभावनाओं में वृद्धि करने में सहायक होता है। सक्रिय यानी कि एक्शनली जो प्रतिक्रिया होती है जो हमारी उसकी संभावनाओं में वृद्धि करता है। और नकारात्मक पुनर्वलन का मुख्य उदाहरण दंड है। इस प्रकार के पुनर्वलन से प्राणी बचना चाहता है, मतलब अगर कोई काम उसने किया है और उससे उसको दंड मिला या उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा, उसको नेगेटिविटी आई उस चीज से, तो वो आगे उस चीज को करने से हिचकिचाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब अगर उसको आप किसी काम को करने के लिए रोको तो फिर वो काम उसको जरूर करना होता है, सारे बच्चों की थॉट होती है। लेकिन अगर एक बच्चा गलती से उसका हाथ खुद, मतलब हमने नहीं किया उसके साथ, लेकिन उसका खुद हाथ जल जाए या लाइट में उसका लग जाए, उसको करंट लग जाए, तो अब उसको पता लग गया कि यहाँ से मुझे नेगेटिविटी मिली है, मतलब यहाँ से मुझे दर्द हुआ है,
या मुझे नुकसान पहुंचाए, तो वो दोबारा उस काम को या दोबारा उस जगह पर नहीं जाएगा जहां से उसको प्रॉब्लम हुई। तो वही हमारे लाइफ में भी है कि अगर हमें ऐसा कोई काम हमने किया और हमें उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो आगे हम उस काम को अगर वो सामने आता है तो हम उसको या तो ठीक से करने की कोशिश करेंगे या हम नहीं करेंगे। सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में क्या प्रयोग रहा है? एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इन एजुकेशन। एजुकेशन में स्किनर का जो सिद्धांत है वो क्यों डाला गया है, इसके बारे में देखते हैं। स्किनर के सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। पुनर्वलन का शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है। अधिगम की प्रक्रिया को सुदृढ़ यानी कि बहुत अच्छा बनाने हेतु पुनर्वलन का प्रयोग शिक्षक को करना चाहिए। मतलब अगर एक टीचर क्लास में बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछता है तो उसको पहले बच्चों से डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर उनके जो पहले का उनको अनुभव है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने चाहिए। जैसे कि अगर हमें फलों के नाम पूछने हैं तो हम बच्चों से पूछे कि आप लोगों को कौन कौन से फल पसंद हैं, या आपने ये फल देखा है या नहीं, या आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, या पेड़ों से कोई भी ऐसा क्वेश्चन, तो और बच्चों को उनसे पहले कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षक को छात्रों के समक्ष विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि इससे छात्र अत्यंत शीघ्र एवं सरलता से सीख जाता है। मतलब अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, हम उसको पूरा ना पढ़ा के छोटे छोटे पैराग्राफ में उनको पढ़ाएं, और उन पैराग्राफ को जब हम कंप्लीट करें छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर, तो उनसे रिलेटेड हम फिर उनसे क्वेश्चन पूछें, उनके पहले वाले नॉलेज से कनेक्ट करके वो हम उनसे क्वेश्चन पूछे, ताकि बच्चे खुद अपने फीलिंग, अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से बता पाए कि उन्होंने इस तरह की चीज कहाँ देखी या कैसे उनके घर में कैसे यूज होती है। उस तरह से रिलेटेड चीजें उनसे हम खुद पूछे तो वो पैराग्राफ उनको क्लियर होते चले जाएंगे। तो इस तरह से एक चैप्टर पूरा उनको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षक को छात्रों के शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा अधिगम में सक्रियता पर बल दे सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर अध्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान कर सकता है। मीन कि बच्चे किस कंडीशन में सीखते हैं, बच्चे स्लो मोशन में सीख रहे हैं या उनकी स्पीड सीखने की अच्छी है, या प्रतिभाशाली बच्चे हैं या मंदबुद्धि बच्चे हैं, किस तरह के बच्चे उनकी क्लास में हैं, उस हिसाब से बच्चों को उनको सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। हर बच्चे पे हर तरीके की आप एजुकेशन नहीं थोप सकते हैं, पढ़ाने का तरीका नहीं थोप सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धतियों एवं विषय वस्तु को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाकर शिक्षक शिक्षण प्रदान करे छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। मतलब जो इस तरह से अगर हम क्लास में पढ़ाएंगे एज अ टीचर, तो हम बच्चों को समझ सकेंगे और बच्चों में क्या कमी है, वो क्यों ये चीजें, अगर कोई बच्चा एक सवाल को 3-4 दिन में भी करता है लेकिन गलत करता है या कहीं पॉइंट गलत करता है, तो क्यों, तो उसके पीछे कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। उसको हमें खुद करके करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और अगर उसको समझ में नहीं आता है तो उसको हमें प्रॉपर टाइम भी देना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, जो कि 2 नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पावलोव का शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो कहीं भी अच्छी लगी, आपको हेल्पफुल लगी है, तो उसको आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।